उसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? भाई से भाई के तकाजे भी कुछ हैं, सहन के बीच दीवार अपनी जगह। अगर उसी घर में पैदा हुए हैं तो साथ रहें, हमें खुशी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, रहें साथ में। लेकिन वो एक होने के बाद बहुत सक्सेस रेशो उनका बढ़ जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। मुंबई महापालिका, हाँ, मुंबई महानगरपालिका रहेंगे या तो लोकल बॉडी जो भी इलेक्शन रहेंगे, अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएंगे तो बीजेपी को हरा पाएंगे या तो वो जो अदृश्य शक्ति है उसको हरा पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप क्या लगता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएंगे तो पूरा? नहीं, राज ठाकरे जी की अभी तो कोई ताकत है ही नहीं, खाली वो तो नफरती की बात करते हैं रोज़ाना, हिंदी के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ, मराठी और हिंदी के खिलाफ, यही धंधा उनका है। अब उनके आने के बाद हो सकता है कि जो शिवसेना की ताकत है कम भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं। देखिए आगे आगे होता है क्या, मैं ही बोल नहीं सकता इस बारे, लेकिन दोनों भाई मिल जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे खुशी होगी। राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत अजित पवार आणि अर्थमंत्री आहेत, ते एका साखर कारखान्याच्या निवडणुकीमध्ये उभे आहेत, त्यात मतदान होत आहे। राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीच्या पदाच्या माणसाला असं साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत उभं राहणं शोभतं का? तुम्ही कशा पद्धतीने बघताय निवडणूक? स्वतःला चेअरमन नहीं, उप मुख्यमंत्री होने के बाद तो पूरे महाराष्ट्र के मालिक हैं वो, फिर उनको ऐसे छोटे काम नहीं करना चाहिए, किसी और को खड़ा कर देना चाहिए था। लेकिन शरद पवार और अजित पवार का आमना सामना लड़त हो रहा है। उनका जो बड़े नीलकंठेश्वर फाइनल है और उनका बड़ी राजा सरकार फाइनल है, इस वजह से जैसा शरद पवार और अजित पवार का लोकसभा में या विधानसभा में जैसा आमना सामना हो रहा है, वैसा ही साखर कारखाने के इसमें आमना सामना हो रहा है। तो नहीं, मुझे बड़े नेता जो है आमने सामने हो रहे हैं। नहीं, देखिए शरद पवार साहब बड़े नेता हैं, अजित पवार साहब उन्हीं के साथ बड़े हुए, उन्होंने वहीं सीखे उन्होंने। मैं समझता हूँ कि कोई अंदरूनी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो अलग हुए हैं, मैं नहीं समझता कि अलग होना चाहिए था, लेकिन आमने सामने तो नहीं आना चाहिए। देखिए हाँ, मैंने नहीं सुनिए, ऐसा ना, नहीं सुनिए, देखिए ऐसा है ना कि मेरे पास परिवार के लोग आए थे, एक लेडी आई, उसने उसके घर की बोली कि मेरे पे आके कनपटी पे रिवॉल्वर लगा दिया और बोला चलो किधर है वो सोया उसको बताओ। वो ऊपर गई, नॉक किया, जैसे दरवाज़ा खुला उसको गोली मार दिया उसको। देखिए बहुत बड़ा भी क्रिमिनल हो, कसाब से बड़ा क्रिमिनल कौन हो सकता है? कसाब ने जब कसाब ने इतने लोगों को मारा रेलवे स्टेशन पे, कहाँ मारे लोगों ने, जब भाग रहा था कसाब तो चौपाटी पे जिन पुलिस वालों को खबर मिली कि इधर से आ रहा है रोका, उसने उसको पुलिस वालों को मार दिया, लेकिन उसके बाद कसाब को मारा नहीं गया, कसाब को पकड़ा गया और इंक्वायरी हुई, क्या खाएगा तू, कौन सा वकील चाहिए तुझे, सारी सुविधा दी गई, उसके बाद उसको फांसी दी गई। हमारे पास कचहरी कोर्ट है, हमारे पास जजेस हैं, हमारे पास जेल है, ये सारी चीज़ों को छोड़ के शॉर्ट रास्ता अपना के इस तरह से गोली मारना, मैं समझता हूँ ये भारतवर्ष के कानून का उल्लंघन है। उसको पकड़ना चाहिए और मुकदमा चला के, वो क्रिमिनल था, मुझे पता चला कि क्रिमिनल था, 2 बार उसको मकोका लगा हुआ है, हमें पहले ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन फिर भी कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो, कसाब से बड़ा क्रिमिनल तो नहीं हो सकता। तो इनकाउंटर होता नहीं है, अगर उसने गोली चलाई तो उसकी गोली कहाँ गई? पुलिस ने गोली चलाई, उसकी गोली तो पता नहीं चला कहाँ चली गई। तो मेरा कहना है कि इस तरह से पकड़ के मारना गलत है, क्रिमिनल को पकड़ो, फांसी दो। थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी बोल रहे हैं, भारत में हिंदी की सख्ती करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, हिंदी की सख्ती नहीं, अरे भारतवर्ष में आज भी पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है लैंग्वेज के नाम पर, जिसमें 45 मेंबर होते हैं, वो पूरे देश में जाकर हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा काम हिंदी में होता है। और अगर महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज है तो सबसे पहले मराठी होना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी होना चाहिए, फिर इंग्लिश होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और तीसरी लैंग्वेज कौन सी आना चाहिए, मुझे कोई बताए? अगर हिंदी नहीं आए तो कौन सी लैंग्वेज भारतवर्ष में, महाराष्ट्र में होना चाहिए, वो कोई लैंग्वेज बता देना कोई। मनसे के बाराबंकियों पर कुछ दिनों पहले इधर आए थे, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर यूपी में अगर थर्ड लैंग्वेज मराठी पर अगर करेंगे वो, तो इधर हिंदी करने के बारे में सोच ये सब कहते हैं, तो फिर उधर इधर जाइए, दक्षिण में जाइए, तमिलनाडु, कर्नाटक में, उधर जाकर हिंदी सख्ती करके दिखाइए। ये बहुत छोट भैया नेता, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता के बीच में ऐसी बातें करके वोट हासिल करना चाहते हैं। इनकी पार्टी के 14 एमएलए चुन कर आए थे, बहुत आए थे, 0 हो गए ना अभी तो, इन्हीं वजहों से। हिंदी 100% बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अरे भाई सुनिए ना, मेरी पढ़ाई यहाँ नहीं हुई है, मी
कोशिश कर प्रयत्न करतो मराठी जाती। फिर अभी नहीं मेरे पास, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं मराठी की बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मराठी का पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंदी का अपमान नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शन होने हैं, तो समाजवादी पार्टी क्या प्रयत्न करने जा रही है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा? यही तो प्रयत्न है ना जो आए आपके पास, यही प्रयत्न है, कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ सीटें चुनकर लाएं, अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आएंगे। ठाकरे सेनेचे नेते आहेत भास्कर जाधव यांनी असं म्हणले शरद पवारांची साथ राजकारणातून साथ सोडली, ते मोठी चुकी केली आणि आता त्यांना कुठं तर अफसोस होत आहे, राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत पण त्यांनी दिलेले आहेत। देखिए, शरद पवार एक बड़े नेता हैं। आज इस देश में अगर ये सच पूछा जाए तो शरद पवार एक बड़े नेता हैं, और शरद पवार का साथ जो लोगों ने छोड़ा है ना, वो सब ईडी और इनकम टैक्स के डर से छोड़ के गए। यहाँ पे मंत्री की बात की 14,000 से भी लोग रह रहे हैं, मनसे और ठाकरे एक साथ आने की सोच रहे हैं अभी ठाकरे का। आप किस तरह से देखते हैं? आ जाए। अरे ये मराठी मुद्दा कुछ मुद्दा होता है क्या? इसको मुद्दा बोलते हैं क्या? ये फालतू बातें करते हैं लोग। मराठी जो महाराष्ट्र में रहने वाले सब मराठी से प्यार करते हैं, किसी को नफरत मराठी से नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, आप मुझे बता दो, आज समझो कोई IAS अफसर है, यहाँ आया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसे मराठी सीखा, कल इसकी पोस्टिंग आसाम हो सकती है, जा सकता है, वो आसाम चलेगा, आसामी सीखे वो, उसके बाद फिर उसको गुजरात भेज देंगे तो गुजराती सीखे वो। मतलब क्या, एक जबान ऐसी होना चाहिए देश में जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका सम्मान हो। बाकी हर स्टेट में उसकी जबान है, हर स्टेट की एक जबान है, उसको सम्मान होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो अमेरिका की चौधराहट है देश में ना, वो ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, बहुत पहले कहा था, कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का एक महासंघ बनना चाहिए, ताकि जो अमेरिका हमेशा धमकी देता है, अमेरिका कहता है कि मैंने जो है पाकिस्तान और भारतवर्ष की जंग को बंद करा दिया, हमारे इसमें अपमान हमारा है। प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं हमने जंग बंद कराया। और जिस तरह से इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से हमला किया, और बच्चे नए छोटे छोटे बच्चों को जैसा मारा गया, भूख से तड़प रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, NGOs खाना ला रही है, वहाँ पे बम मार के कितने लोगों को मार दिया, तो उस पर अमेरिका नहीं कुछ बोल रहा है। अमेरिका फिर भी इसराइल का साथ दे रहा है। और इसराइल ने पहले हमला किया है ईरान के ऊपर, उसके बाद उसने रिलेटेड किया है। और उसने, मैं बधाई देता हूँ कि 85 साल का वो इंसान, जिसके दादा भारतवर्ष में पैदा हुए थे, बाराबंकी में पैदा हुए थे, भारतवर्ष का खून है उन लोगों के अंदर, उन्होंने जिस तरह से इसराइल को जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। मैं इसको तारीफ़ करना चाहता हूँ। इसराइल को भोगने का समय आना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं अल्लाह भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जिस तरह 1.25 लाख लोगों को मारा है, जबकि फ़लस्तीन के लोगों ने इनको रहने की जगह दिया था। मेरे घर में कोई मेहमान आए, मैं इसको जगह दूँ और मुझे भगा के खुद ही कब्जा करने लग जाए, तो ये हो रहा है फ़लस्तीन। और देखिए, मुसलमानों का जो है ना, पूरा फ़लस्तीन के साथ पूरी की पूरी हिमायत है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हमारे प्रॉफिट हैं, पैगंबर पैदा हुए। हमें कुरान शरीफ में लिखा है कि आप उस मस्जिद को जाओ, फ़लस्तीन में मस्जिद का दौरा करो, मस्जिद के लिए मदद करो, वहाँ दिया जलाओ। तो हमें तो फ़लस्तीन की हमारी जो मस्जिद वहाँ पर है, उससे हमारी पूरी की पूरी आस्था है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम फ़लस्तीन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। नहीं, देखिए, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान ने किया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही हमारी जंग को बंद कराया। हम तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और हम तो चाहते दुनिया में शांति रहे, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, तो ये तो सबको कोशिश करना चाहिए। परंतु कुछ लोग अपने हथियार बेचने के लिए दुनिया में जो हत्याएं करवा रहे हैं लोगों की, इसकी निंदा होना चाहिए। अबू आज़मी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चलती है, जो रोज़ाना सुबह हनुमान की पूजा करते हैं। वो हिंदू लोग हैं, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान में अंतर नहीं समझते। हम सिर्फ जालिम और मजलूम, जो जुल्म करता है उसके खिलाफ, जिसके साथ जुल्म होता है उसके साथ है। नहीं, भारत को जो है इंसाफ करना चाहिए। भारत जो है इसराइल के फेवर, अभी वो 149 मुल्कों के लोग गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गए उसमें, उन्होंने साइन नहीं किया वहाँ जा करके। ये भारतवर्ष की जो परंपरा रही है उसके खिलाफ है काम किया उन्होंने। इसका सपोर्ट दे ईरान का दे या इजराइल का दे या अमेरिका? हम तो कहेंगे ईरान का देना चाहिए।
निवडणुकीनंतर सर 45 दिवसामध्ये हाँ निवडणुकीनंतर 45 दिवसामध्ये जे निवडणूक आयोगाने सांगितले की तो डाटा नष्ट करणार. अभी मैं डाटा अभी ऐसा है ना कि ये जो सरकार है ना, ये हर चीज़ जो है इलेक्शन जीतने के लिए कर रही है. अभी पिछले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में जिन बड़े बड़े लोग हारे हैं उसके पीछे इंक्वायरी होना चाहिए. एक ही दिन फटाफट जो है कई लाख लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आ जाना, बहुत लोगों का नाम कटवा देना, इसकी परंपरा रही है. ये लोग जो है इलेक्शन कमीशन इनके हाथ के खिलौना बन चुका है. मैं समझता हूँ आज इस देश में सही और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.